Friends, welcome to the physics charger group, and now we started our new series of chapter 1, electric charge and field. Today's our topic is superposition principle. What is the superposition principle? Superposition principle को simply we say that many to one. अगर हमें कॉन्सेप्चुअली इसे ध्यान रखना है, याद रखना है, तो हम इस सिंपल इसको याद रख सकते हैं मैनी टू वन। मैनी टू वन का मतलब क्या है? व्हाट इज द मैनी टू वन? तो मैनी टू वन का मतलब होता है बेटा कि जब किसी एक पर्टिकुलर चार्ज पर, किसी एक पर्टिकुलर पार्टिकल पर बहुत सारे अदर चार्जेस या अदर पार्टिकल मिलकर फोर्स अप्लाई करते हैं, उस पर अपना इफेक्ट शो करते हैं, तो उस रिजल्टेंट इफेक्ट को इवेल्युएट करने के लिए हम जिस प्रिंसिपल को यूज में लेते हैं, दिस प्रिंसिपल इज कॉल्ड द सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। So now we here see that we have a test charge Q0. We discussed in our previous classes that what is the test charge. Test charge is simply a imaginary charge which are used for showing the presence of an electric field, showing the effect of force. दिस इज द टेस्ट चार्ज। ये कभी किसी को इफेक्ट नहीं करेगा, ये सिर्फ आपको प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड शो करेगा, इफेक्ट ऑफ फोर्स शो करेगा। तो यहां पर हम क्या करते हैं, एक टेस्ट चार्ज को इमेजिन करते हैं और इस टेस्ट चार्ज के नियरेस्ट सम अदर चार्जेस Q1, Q2, Q3, Qn सिचुएटेड है। अब यहां पर हम देखते हैं कि दिस Q1 चार्ज सिचुएटेड एट डिस्टेंस R1 फ्रॉम Q0, Q2 चार्ज सिचुएटेड डिस्टेंस R2 फ्रॉम Q2, Q0 charge situated at distance R3 from Q3, Q0 charge situated at distance Rn from Qn. अब these charges, two charges के बीच में always Coulomb's law वर्क करता है। So Q1 applied the force F1, Q2 applied the force F2, Q3 applied the force F3 and Qn applied the force Fn. अकॉर्डिंग टू द सुपरपोजिशन प्रिंसिपल, हमारा प्रिंसिपल क्या कहता है देखिएगा, अकॉर्डिंग टू द सुपरपोजिशन प्रिंसिपल द रिजल्टेंट फोर्स ऑन Q नॉट, इस रिजल्टेंट इस टेस्ट चार्ज Q नॉट पर जो रिजल्टेंट फोर्स वर्क करेगा, दिस रिजल्टेंट फोर्स इज इक्वल्स टू द वेक्टर सम ऑफ, वेक्टर सम क्यों कह रहा हूं मैं, क्योंकि फोर्स इज अ वेक्टर क्वांटिटी, तो वेक्टर सम ऑफ द इंडिविजुअल फोर्सेस अप्लाइड बाय द इंडिविजुअल चार्जेस, अप्लाइड बाय द अदर चार्जेस। ओके, तो यहां पर हम ये कहते हैं कि इस टेस्ट चार्ज पर इन चार्जेस की वजह से जो फोर्स लगेगा, उन सबका रिजल्टेंट इन फोर्सेस के वेक्टर सम के इक्वल होगा। दैट इज, अगर मैं यहां पर इसे एक मैथमेटिकल फॉर्मेट में लिखता हूं, तो F इक्वल्स टू, दिस इज F1, this is F2, this is F3 and this is Fn. This is the resultant force on charge Q naught. हम पहले कह चुके हैं कि टू चार्जेस के बीच में जो फोर्स वर्क करता है वो फोर्स कूलाम फोर्स होता है, और कूलाम फोर्स हम इजीली, हम पहले प्रीवियस हमारे वीडियोस में पढ़ चुके हैं कि कूलाम फोर्स होता है F इक्वल्स टू K Q1 Q2 बाय R स्क्वायर। तो यहां पर जब हम इनकी वैल्यूज को इस जगह पुट करते हैं, तो ये वैल्यूज क्या होती है देखिएगा। सबसे पहले हम बात करते हैं फोर्स F1 की, तो फोर्स F1 किस किस के बीच का फोर्स होगा, देन फोर्स F1 इज द फोर्स इन बिटवीन द Q0 एंड Q नॉट, तो K Q0 Q1 बाय R1 स्क्वायर R1 कैप, बिकॉज ऑल चार्जेस आर द सेम नेचर। अगर हमें नेचर पता नहीं है, देन वी टेक प्लस एंड माइनस। व्हाई वी टेक प्लस एंड माइनस? बिकॉज द प्लस शोज द रिपल्सिव फोर्स एंड माइनस शोज द अट्रैक्टिव फोर्स। ये हम प्रीवियस क्लासेस में डिस्कस कर चुके हैं। नाउ सिमिलरली देन F2 इज द फोर्स ऑन द Q2 एंड Q0, then this is R2 square, then plus minus R2 cap, then dot 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 K Q0 Qn by Rn square plus minus Rn cap. Okay, so this is the resultant force F due to the other charges on Q0. अब यहां हम देखें तो K Q0 we take common, then Q1 by R1 square plus minus R1 cap plus Q2 by R2 square plus minus R2 cap, then Qn by Rn square plus minus Rn cap. Okay, तो here K Q0 equals to Q1 by R1 square plus minus R1 cap plus Q2 by R2 square plus minus R2 cap plus Qn by Rn square plus minus Rn cap. अब चाहे तो हम इसे और शॉर्ट लिख सकते हैं, और शॉर्ट लिखने के लिए हम समेशन सीरीज को यूज में लेते हैं। तो यहां पर जब हम इसको और शॉर्ट फॉर्म में लिखेंगे, देन K Q0 समेशन। अब देखिएगा समेशन क्या होता है, एक लॉन्ग सम सीरीज को शॉर्ट में लिखने का एक प्रोसीजर होता है। तो यहां हम देख रहे हैं 1 2 3 कहां तक जा रहा है, n तक, दैट इज Qi अपॉन Ri स्क्वायर
प्लस माइनस आर आई कैप, दैट इज ये आई इक्वल्स 1 to कहाँ पहुंच रहा है, n तक। ओके तो ये हमारा फाइनली सुपरपोजिशन प्रिंसिपल का एक फॉर्मूला आ गया, जिसके अंदर हमने रिजल्टेंट फोर्स इवेल्युएट किया है टेस्ट चार्ज Q0 पर ड्यू टू द अदर चार्जेस। तो सिंपली हमें बस इतना सा ध्यान रखना है इस पूरे फॉर्मेट के अंदर कि यहां पर आपको एक चार्ज पर अदर चार्जेस की वजह से फोर्स इवेल्युएट करना है और फिर अदर चार्जेस के फोर्स का वेक्टर सम कर देना है। तो दिस इज योर सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। ओके बेटा, नाउ वी स्टार्टेड सम न्यूमेरिकल्स रिलेटेड टू दिस प्रिंसिपल एंड क्लियर दिस कॉन्सेप्ट ऑफ सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। तो सी हियर, okay now this is our question first, numerical first. We have a x axis हमारे पास में है here, x equals to 0, x equals to 2, x equals to 4, x equals to 8, okay मीटर। और इन डिस्टेंसेस पे अलग अलग चार्ज सिचुएटेड हैं, दिस वन चार्ज Q1, Q2, Q3 एंड Q4। ठीक है, ऑल चार्जेस जो भी हमारे पास हैं सब आइडेंटिकल हैं। आइडेंटिकल चार्जेस का मतलब ये हो गया कि इन सबकी वैल्यू सेम है और सपोज इनकी वैल्यू है 1 माइक्रो कूलम एंड 1 माइक्रो यू नो वेरी वेल दैट इज 1 × 10⁻⁻6 कूलम। अब हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है इवेल्युएट द फोर्स ऑन Q2 ड्यू टू अदर। अब देखिए क्वेश्चन को जब हम पढ़ते हैं तो क्वेश्चन को न्यूमेरिकल, देखो फिजिक्स की अगर हम बात करते हैं तो फिजिक्स बहुत इजी सब्जेक्ट है, फिजिक्स बोरिंग सब्जेक्ट नहीं है। और अगर फिजिक्स बोरिंग सब्जेक्ट आपको लग रहा है देन डेफिनेटली जो आपको टीचर पढ़ा रहा है वो बोरिंग है। आप ध्यान रखिएगा, फिजिक्स इज अ वेरी इजी और इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट। आप जितना इंटरेस्ट लेके उसे पढ़ेंगे उतना आपको मजा आएगा। और अगर फिजिक्स आपको बोर कर रही है देन डेफिनेटली जो आपको टीच कर रहा है वो खुद बोरिंग है। तो इसलिए फिजिक्स को बोरिंग सब्जेक्ट ना समझें, इट इज अ वेरी इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट। और इंटरेस्टिंग किसकी वजह से होता है, न्यूमेरिकल्स की वजह से, क्योंकि इसमें हमें सोचना पड़ता है, इसमें हमारा थिंकिंग लेवल बढ़ता है। तो अब न्यूमेरिकल्स भी कई स्टूडेंट्स को क्या लगता है, टफ लगता है। आज जब हम भी 11-12 के अंदर पढ़ते थे तो उस टाइम पर हमें भी न्यूमेरिकल एकदम हवा लगते थे, हमें भी डर लगता था कि कैसे क्वेश्चंस होंगे, कैसे हम इनको करेंगे। तो न्यूमेरिकल्स को करने का भी एक कॉन्सेप्ट होता है बेटा, बहुत एक सिंपल सा प्रोसीजर होता है जिससे हम न्यूमेरिकल को इजीली कर सकते हैं। तो वो प्रोसीजर मैं आपको समझा रहा हूं इसी न्यूमेरिकल की हेल्प से, तो बहुत ध्यान से इसको समझिएगा। सबसे पहला काम हमें करना क्या है, क्वेश्चन को बहुत कूल माइंड से पढ़ना है, बहुत तसल्ली से पढ़ना है, हड़बड़ाहट में नहीं पढ़ना है कि क्वेश्चन हमसे कहना क्या चाह रहा है। तो सबसे पहले हमसे जैसे इस क्वेश्चन में एक डायग्राम हमें गिवन है और इस डायग्राम में हमसे कहा गया है कि इवैल्यूएट द फोर्स ऑन Q2 ड्यू टू अदर, यानी आपको इस चार्ज Q2 पर फोर्स इवैल्यूएट करना है अदर चार्जेस की वजह से। और अदर चार्जेस ऑल आर आइडेंटिकल्स एंड दीज वैल्यूज आर 1 माइक्रो कूलम। तो ये तो आपको गिवन है, ये चीज आपको क्या है, गिवन है। और गिवन के साथ साथ इनकी डिस्टेंसेस भी आपको गिवन है कि कौन सा चार्जेस कितनी डिस्टेंस पे सिचुएटेड है। ओके, तो अब यहां पर अगर हम बात करते हैं तो हमें Q2 पर फोर्स निकालना है इन चार्जेस की वजह से। तो अब हमारा माइंड क्या कहेगा कि यार सिंगल एक चार्ज पर फोर्स निकालना है अदर चार्जेस की वजह से, यानी बहुत सारे चार्ज किसी एक पर्टिकुलर चार्ज पर फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, दैट मीन्स हम मैनी टू वन का कॉन्सेप्ट ले रहे हैं। ठीक है, तो अब ये सोचना है, अब हमें ये हमारा थिंकिंग स्केल है कि हम किस थिंकिंग स्केल पर जाकर इस चीज को सोच रहे हैं। तो यहां पर हमें साफ नजर आ रहा है कि एक इंडिविजुअल चार्जेस है, एक इंडिविजुअल चार्ज है, एक सिंगल चार्ज है जिस पर अदर चार्जेस फोर्स अप्लाई कर रहे हैं और वो रिजल्टेंट फोर्स मुझे इवेल्युएट करना है, यानी मैनी टू वन यानी सुपरपोजिशन प्रिंसिपल यहां पर वर्क करेगा। ओके बेटा, तो अब जैसे सपोज दैट Q1 ने Q2 पर फोर्स लगाया, देन दिस वन इज F1, Q3 ने Q2 पर फोर्स लगाया, दिस वन इज F2, Q4 ने Q2 पर फोर्स लगाया, दिस वन इज F3। तो नाउ द रिजल्टेंट फोर्स क्या निकलेगा बेटा, देखिए रिजल्टेंट फोर्स निकलेगा F इक्वल्स टू F1 प्लस F2 प्लस F3, दिस इज द रिजल्टेंट फोर्स। और अब नाउ सिंपली यू अप्लाई द कूलॉम्स लॉ। तो अगर हम कूलॉम्स लॉ का अप्लाई करते हैं तो F1 क्या हो जाएगा, देखिएगा K Q1 Q2 बाय R स्क्वायर। R कितनी डिस्टेंस है यहां से यहां तक की 2 मीटर, तो दैट इज 2 का स्क्वायर।
ओके अच्छा, अब ये फोर्स जब इस पर फोर्स अप्लाई करेगा, ये चार्ज जब इस चार्ज पर फोर्स अप्लाई करेगा तो बोथ चार्जेस आर आइडेंटिकल, बोथ चार्जेस हैव सेम नेचर हो, तो डेफिनेटली ये इस पर रिपेल फोर्स लगाएगा, रिपल्सन लगाएगा, देन दिस चार्ज मूविंग इन द एक्स डायरेक्शन में जाएगा, तो हम इसको लिखेंगे प्लस एक्स कैप, या आई कैप भी लिख सकते हैं, एक्स डायरेक्शन के लिए हम आई कैप को भी इंडिकेट करते हैं, तो प्लस एक्स कैप, क्योंकि पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में है। गॉट इट। अब Q3 लगाएगा Q2 पे, तो Q3 ने Q2 पे लगाया फोर्स, तो Q3 देन Q2, अब इन दोनों के बीच की डिस्टेंस हम देखें तो 4 - 2 इज 2 अगेन, देन 2 स्क्वायर। अब इस चार्ज ने इस पर फोर्स लगाया तो वो लगेगा अपोजिट डायरेक्शन में, दैट मीन माइनस एक्स डायरेक्शन में, तो यहां हम लिखेंगे माइनस एक्स कैप। ओके बेटा, क्योंकि ये चार्ज जब इस पर फोर्स लगाएगा तो इसकी डायरेक्शन इधर होगी। देखिए एक चीज हमेशा ध्यान रखिएगा, अगर किसी स्टूडेंट के माइंड में ये चीज चल रही है कि सर Q2 भी तो Q3 पे फोर्स लगाएगा, या Q2 भी तो Q1 पे फोर्स लगाएगा, बट Q2 को यहां पर हम किसकी तरह बिहेव कर रहे हैं, टेस्ट चार्ज की तरह। Q2 behaves like a test charge, और टेस्ट चार्ज नेवर अफेक्टेड टू द अदर चार्जेस, मैं आपको पहले भी बता चुका हूं। तो ये चार्ज किसी पर भी फोर्स अपना इफेक्ट नहीं दिखाएगा, और सारे चार्जेस इस पर अपना इफेक्ट दिखाएंगे। गॉट इट। तो अब यहां पर नेक्स्ट जो फोर्स लग रहा है वो लगाएगा Q4, किस पर लगाएगा, Q2 पर। अब जब Q4 Q2 पर फोर्स लगाएगा तो अगेन हम कूलॉम्स लॉ को अप्लाई करते हैं, और अगेन जब हम कूलॉम्स लॉ को अप्लाई करेंगे तो हमारा कूलॉम्स लॉ क्या कहता है कि Q4 Q2, अब देखिए यहां से यहां तक की डिस्टेंस 6, 8 - 2 6 स्क्वायर, और अगेन ये डायरेक्शन किधर जा रही है, इस डायरेक्शन में, देन दिस इज माइनस एक्स कैप। ओके, अब यहां पर हम अगर इन दोनों स्टेप्स को देखते हैं, देखिएगा बहुत ध्यान से समझिएगा, तो यहां पर अगर हम ध्यान दें तो Q1 Q2 Q3 ये सारे आइडेंटिकल चार्जेस हैं, यानी Q1 Q2 Q3 ये सारी वैल्यूज क्या है, सबकी सेम है, यहाँ डिस्टेंसेस भी सेम है, लेकिन डायरेक्शन दोनों की अपोजिट है, एक प्लस डायरेक्शन में जा रहा है और एक माइनस डायरेक्शन में जा रहा है, तो ये दोनों एक दूसरे को क्या कर देंगे, कैंसिल आउट कर देंगे। ओके, तो नाउ अब फाइनली मेरे पास में क्या बचा, अब देखो इनकी वैल्यू पुट करता हूं मैं, K की वैल्यू तो है 9 × 10⁹, Q4 की वैल्यू है 1 माइक्रोकूलम, Q2 की वैल्यू है 1 माइक्रोकूलम, अपॉन 6 का स्क्वायर हो गया 36, और डायरेक्शन हो गई माइनस एक्स कैप। ओके बेटा, अब देखिए 9 से ये कितने टाइम गया, 4 टाइम, 9 से कितने टाइम गया ये, 4 टाइम, और यहां पर 10⁻−12 -12 में से 9 जाएगा तो -3, तो यानी ये हो गया आपका 0.25 × 10⁻³ न्यूटन, और डायरेक्शन क्या हो गई इसकी, माइनस एक्स कैप। So this is your answer, this is your resultant force which applied on Q2 due to the other charges। तो सिंपली हमें सिर्फ ये चीज देखनी है बेटा कि यहां पर कॉन्सेप्ट क्या कह रहा है। अगर आपको ऐसा दिख रहा है कि नहीं एक ही चार्ज पर अदर चार्जेस मिलकर फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, देन डेफिनेटली वहां पर मैनी टू वन का कॉन्सेप्ट काम करेगा, यानी सुपरपोजिशन प्रिंसिपल काम करेगा। चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं, देखिएगा। न्यूमेरिकल बहुत सिंपल होता है, न्यूमेरिकल्स में ऐसा कुछ नहीं होता जो हमें परेशान करे, सिर्फ हमें इतना सा ध्यान रखना है कि जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो कॉन्सेप्ट्स क्या कह रहे हैं। ओके, तो इसी सुपरपोजिशन प्रिंसिपल का हम एक और क्वेश्चन लेते हैं। एक क्वेश्चन और है हमारे पास में एक स्क्वायर है, देखिएगा हमारे पास में क्या है, एक स्क्वायर है, दिस वन, और इस स्क्वायर की जो साइड है वो है 1 मीटर। ओके, अब यहां पर जो चार्जेस हैं, यहां पर है सपोज दिस इज 5 माइक्रोकूलम, दिस इज -2 माइक्रोकूलम, दिस इज 5 माइक्रोकूलम, दिस इज -2 माइक्रोकूलम। इस तरह से ये 4 चार्जेस हैं जो इस स्क्वायर के वर्टिसेस पे सिचुएटेड है। हमसे ये पूछा गया है कि इसका जो सेंटर है, इस सेंटर पर 1 माइक्रोकूलम का चार्ज सिचुएटेड है। कितना सा चार्ज सिचुएटेड है, 1 माइक्रोकूलम का। तो हमें फाइंड आउट करना है कि इन चार्जेस की वजह से इस सेंटर O पर रिजल्टेंट फोर्स कितना होगा। यानी हमारा क्वेश्चन है इवेल्युएट द रिजल्टेंट फोर्स ऑन 1 माइक्रोकूलम चार्ज। ठीक है, तो 1 माइक्रोकूलम चार्ज पर मुझे फोर्स इवेल्युएट करना है इन 4 चार्जेस की वजह से। तो वापस कॉन्सेप्ट हमारा उसी पर घूम के आ जाता है कि यार समझ में आ रही है बात कि एक चार्ज पर बहुत सारे चार्जेस फोर्स लगा रहे हैं, इसका मतलब मैनी टू वन का कॉन्सेप्ट काम करेगा। और अगर मैनी टू वन का कॉन्सेप्ट काम करेगा, दैट मींस वी अप्लाइड द सुपरपोजिशन प्रिंसिपल।
सिंपल सी बात है। तो जब हम यहाँ पर सुपरपोजिशन प्रिंसिपल को अप्लाई करते हैं तो सुपरपोजिशन प्रिंसिपल के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसकी वजह से इस पे फोर्स देखना पड़ेगा, इसकी वजह से इस पे फोर्स देखना पड़ेगा, इसकी वजह से इस पे और इसकी वजह से इस पे, यानी इन 4 चार्जेस की वजह से इस सेंटर O पर जो चार्ज सिचुएटेड है उस पर इंडिविजुअली फोर्स निकालना पड़ेगा और फिर उस इंडिविजुअली फोर्स को V वेक्टर सम करके रिजल्टेंट फोर्स इवैल्यूएट करना पड़ेगा। ओके, तो देखिएगा यहां पे सबसे पहले वी ड्रॉ ए डायगोनल, एक डायगोनल हम ड्रॉ कर देते हैं यहाँ पे। ओके, डायगोनल ड्रॉ करने का रीजन है कि मुझे ये डिस्टेंस भी फाइंड आउट करनी है। जब मैं कूलॉम्स लॉ लगाऊंगा तो कूलॉम्स लॉ के अंदर डिस्टेंस मैटर करता है, तो डिस्टेंस अगर मैटर करता है तो डेफिनेटली मुझे डिस्टेंस AO भी चाहिए, BO भी चाहिए, CO भी चाहिए और DO भी चाहिए। ये तो हम जानते हैं कि स्क्वायर है, इसलिए 4 डिस्टेंसेस जो हैं सारी की सारी आपस में आइडेंटिकल होंगी, इक्वल होंगी। तो यहां पर मैं लिख सकता हूं कि गिवन है मेरे को भाई, तो गिवन क्या क्या है। अब देखो क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, माइंड का स्ट्रेस थोड़ा सा कम करने के लिए, देखो माइंड का स्ट्रेस कम कैसे होता है। माइंड का स्ट्रेस कम होता है कि जब हम क्वेश्चन को पढ़ते हैं, रिलैक्स मूड से क्वेश्चन को सबसे पहले पढ़ते हैं और उसकी जब हम एक एक चीज लिखना स्टार्ट करते हैं तो कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ता है। कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा तो हमने सबसे पहले गिवन लिखा, गिवन लिखने के बाद हमने ये देखा कि इसमें पूछा क्या है, आस्किंग क्या है, उस आस्किंग को लिख के उसके आगे क्वेश्चन मार्क लगा दिया और फिर उस गिवन और उस आस्किंग के बीच में हमने रिलेशन फाइंड आउट किया। तो इजी हो जाता है क्वेश्चन हमारे लिए क्योंकि हमारा कॉन्फिडेंस लेवल जो है वो बिल्टअप हो चुका है। तो अब देखिएगा यहाँ पर मैं आपसे कह रहा हूं कि भाई AO, BO, CO और DO ये तो सबसे पहले आइडेंटिकल होंगे। क्या होंगे ये मुझे पता नहीं है अभी, लेकिन ये आइडेंटिकल होंगे क्योंकि ये यहाँ पर डायगोनल है और डायगोनल जो सेंटर से वर्टिसेस की डिस्टेंस होती हैं वो ऑलवेज इक्वल होती है डायगोनल के अंदर। ओके, और जो चार्जेस हैं आपके, वो चार्जेस आपको दे रखे हैं Q1 और Q3 तो दे रखा है आपको 5 माइक्रोकूलम और Q2 और Q4 दे रखा है आपको -2 माइक्रोकूलम। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले मैं क्या करता हूं कि इस चार्ज जो 1 माइक्रोकूलम का चार्ज है जो सेंटर पे रखा हुआ है, इस पर मैं सबसे पहले फोर्स की डायरेक्शन देखता हूं। क्या देखता हूं बेटा? सबसे पहले हम फोर्स की डायरेक्शन देखते हैं। देखिए नया जो पहला क्वेश्चन हमने किया था उससे थोड़ा सा डिफरेंट क्वेश्चन आ गया। उसमें पहले हमने फोर्स इवैल्यूएट किया था और फिर डायरेक्शन देखा था। यहां पर मैं सबसे पहले क्या करता हूं, डायरेक्शन को इवैल्यूएट करता हूं। कैसे? देखिए ये पॉजिटिव चार्ज है, ये पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज को रिपेल करेगा, यानी इस फोर्स की डायरेक्शन इस ओर होगी, देन दिस इज FA। ओके, ये पॉजिटिव इस पॉजिटिव को रिपेल करेगा, देन दिस इज FA। ये वाला पॉजिटिव इस पॉजिटिव को रिपेल करेगा, दैट इज दिस इज FC। ओके, ये नेगेटिव इस पॉजिटिव को अट्रैक्ट करेगा, देन दिस इज FB। ये नेगेटिव इस पॉजिटिव को अट्रैक्ट करेगा, देन दिस इज FD। ओके, अब यहां पर एक चीज और समझने की है। हम पहले ही कह चुके हैं कि भाई ये डिस्टेंसेस तो इक्वल होगी और अगर ये डिस्टेंसेस इक्वल है तो उस कंडीशन में क्या होगा, देखो यहां पर अगर हम ध्यान दें तो A और C पर जो चार्जेस हैं वो मैग्नीट्यूड में सेम है, डिस्टेंस भी इक्वल है, यानी जो फोर्स लगेगा FA और FC वो FA और FC मैग्नीट्यूड में तो सेम होगा, लेकिन यहां नजर क्या आ रहा है, दोनों की डायरेक्शंस अपोजिट हैं। यानी यहां पर हमें दिख क्या रहा है कि FA इक्वल्स टू है -FC के, ठीक है, क्योंकि मैग्नीट्यूड दोनों का सेम है। इसी तरह B और D की अगर हम बात करें, चार्जेस सेम है, डिस्टेंस सेम है, फोर्स का मैग्नीट्यूड सेम होगा, लेकिन डायरेक्शन दोनों का अपोजिट होगा, देन FB इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, -FD। तो अब मुझे रिजल्टेंट फोर्स निकालने में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो रिजल्टेंट फोर्स ऑन FO इक्वल्स टू FA प्लस FB प्लस FC प्लस FD। देन FO इक्वल्स टू, अगर मैं FA की बात करता हूं तो FA इक्वल्स टू है -FC के, तो यहां मैंने लिख दिया -FC। FB इक्वल्स है -FD के, देन दिस इज -FD, देन FC प्लस FD। नाउ वी सॉल्व इट, देन टोटल रिजल्टेंट इज 0। तो यहां पर अब आपको वैल्यू पुट करने की जरूरत ही नहीं पड़ी। कई स्टूडेंट्स का क्वेश्चन रहता है कि सर ये वैल्यूज फिर क्यों गिवन है,
भाई वैल्यूज तो वो देगा ना, वैल्यूज के बेस पर ही तो हमें थिंक सोचना पड़ेगा। और अगर आप वैल्यूज भी पुट करना चाह रहे हैं तो फिर आप इंडिविजुअल एक एक फोर्स को इवैल्यूएट करो, इंडिविजुअल एक एक फोर्स को इवैल्यूएट करके उसकी डायरेक्शंस को निकालो। तो यहीं पर हमारा थिंकिंग लेवल काम करता है कि किसी भी क्वेश्चन को हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हम उसको इजी बना सकते हैं या कॉम्प्लिकेटेड बना सकते हैं। अगर हमें ये कॉन्सेप्ट पता है कि रिजल्टेंट फोर्स जो लिया जाता है वो हमेशा वेक्टर सम होता है और वेक्टर सम के अंदर मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शंस भी होती हैं, तो आप सबसे पहले डायरेक्शन को पकड़ लो। डायरेक्शन को पकड़ने से ये इजी हो जाता है कि अगर डिस्टेंसेस आइडेंटिकल है, चार्जेस आइडेंटिकल हैं, तो उस कंडीशन में हम इजीली ये इवैल्यूएट कर सकते हैं कि ये फोर्सेस अगर इक्वल एंड अपोजिट हैं तो ये एक दूसरे को कैंसिल आउट कर जाएंगे। लेकिन ये कॉन्सेप्ट उसी कंडीशन में लगाना है जो मैंने यहां पर लगाया है। मैं रिपीट कर रहा हूं, ये कॉन्सेप्ट उसी कंडीशन में लगेगा जब आपके चार्जेस सेम होंगे, डिस्टेंस सेम होगी, तभी ये कॉन्सेप्ट लगेगा। अदरवाइज आपको वही इंडिविजुअली फोर्सेस इवैल्यूएट करने पड़ेंगे, उनका डायरेक्शन निकालना पड़ेगा और फिर उसे सॉल्व आउट करना पड़ेगा। तो ये एक अदर वैरायटी का आपके सामने क्वेश्चन हो गया। ओके बेटा, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब बहुत इजी है, हमें सिर्फ कॉन्सेप्ट्स पकड़ने हैं। मैंने जैसे अभी आपको एक कॉन्सेप्ट दिया कि अगर चार्जेस आपके इक्वल है, डिस्टेंसेस आपकी इक्वल है, तो आप सबसे पहले डायरेक्शन को पकड़ लो, डायरेक्शन को देखो। डायरेक्शन को देखने के बाद में आप ये डिसाइड करो कि भाई अगर ये अपोजिट डायरेक्शन में है तो ये कैंसिल आउट हो जाएंगे, अगर ये सेम डायरेक्शन में है तो फिर ये ऐड हो जाएंगे। क्योंकि वेक्टर लॉ क्या कहता है? वेक्टर लॉ कहता है कि इफ द टू वेक्टर क्वांटिटीज आर इन अपोजिट डायरेक्शन एंड इफ दे आर इक्वल देन दे कैंसिल आउट विद ईच अदर एंड इफ दे आर इन सेम डायरेक्शन देन दे आर एडेड ईच अदर। ओके बेटा, तो चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिएगा, हमारे पास में एक इक्विलैटरल ट्राइंगल है, ये एक इक्विलैटरल ट्राइंगल मेरे पास में है और इस इक्विलैटरल ट्राइंगल की एवरेज साइड है L। एवरेज साइड कितनी है? L। ओके, अब जो इस पर जो चार्जेस हैं वो चार्जेस तीनों पर आइडेंटिकल चार्जेस, तीनों पर आइडेंटिकल चार्जेस। ओके, तो अब जो इसका सेंट्रोइड है, इसके सेंट्रोइड पर एक चार्ज है Q और इस सेंट्रोइड पर जो चार्ज Q है उस चार्ज Q पर मुझे रिजल्टेंट फोर्स इवैल्यूएट करना है। दोबारा समझिएगा क्वेश्चन, एक इक्विलैटरल ट्राइंगल है, इक्विलैटरल ट्राइंगल पर 3 चार्जेस के वर्टिसेस पर सिचुएटेड हैं, 3 चार्जेस आर आइडेंटिकल और इन चार्जेस की वजह से मुझे जो ये चार्ज Q है सेंट्रोइड पर जो सिचुएटेड है, सेंट्रोइड पर सिचुएटेड चार्ज पर मुझे क्या निकालना है? रिजल्टेंट फोर्स निकालना है। ओके, तो यहां पर जब हम सेंट्रोइड की बात करते हैं तो सेंट्रोइड का कॉन्सेप्ट क्या कहता है कि जब हम सेंट्रोइड से किसी लाइन को पास करते हैं तो वो क्या करती है? 2:1 में डिवाइड हो जाती है। ओके, तो यहां पर हम क्या करते हैं, देखिएगा, सबसे पहले मुझे यहां पर फाइंड आउट क्या करना है? इवेल्युएट द रिजल्टेंट फोर्स ऑन सेंट्रोइड due to the charges situated at vertices of equilateral triangle। यानी आपको इस सेंट्रोइड पे क्या करना है? एक रिजल्टेंट फोर्स इवैल्यूएट करना है। वापस वही कॉन्सेप्ट घूम के आ जाता है कि यार एक चार्ज है Q और इस चार्ज Q पर हमें क्या करना है? इन चार्जेस की वजह से रिजल्टेंट इवैल्यूएट करना है। अब यहां पर हमारा जो कॉन्सेप्ट है वो कॉन्सेप्ट वापस कौन सा कॉन्सेप्ट लगेगा? मैंने आपको 2 टाइप के क्वेश्चंस बताए हैं। तो सेकंड कॉन्सेप्ट को अगर मैं या सेकंड क्वेश्चन को हम थोड़ा सा देखें तो सेकंड क्वेश्चन का जो कॉन्सेप्ट था कि भाई अगर चार्जेस आइडेंटिकल है और डिस्टेंस आइडेंटिकल है तो सबसे पहले हमें इसकी फोर्स की डायरेक्शन देखनी चाहिए। क्या देखनी चाहिए? सबसे पहले हमें फोर्स की डायरेक्शन। ओके, तो सबसे पहले मैं डिस्टेंस की बात कर लेता हूं यहां पे। तो यहां से मैं इसको A बोल देता हूं, इसको B बोल देता हूं, इसको C बोल देता हूं, देन दिस इज AO, this is BO and this is CO. These are the 3 distances AO, BO and CO। ठीक है, अब इस AO, BO और CO के कॉन्सेप्ट की अगर हम बात करते हैं तो इस AO, BO और CO में क्या होगा? देखो यहां पर होगा आपका AO इक्वल्स टू BO
इक्वल्स टू CO। अब जो ये सेंट्रोइड होता है, ये सेंट्रोइड क्या करता है, इसको जब हम आगे की ओर बढ़ाते हैं इस तरह से, दिस वन, ठीक है, तो ये इसको 2:1 में डिवाइड कर देता है। किस में डिवाइड करता है ये इसको? 2:1 में। तो अब अगर मुझे यहां पर ये डिस्टेंस फाइंड आउट करनी है, कौन सी डिस्टेंस फाइंड आउट करनी है? AO की डिस्टेंस फाइंड आउट करनी है, BO की डिस्टेंस फाइंड आउट करनी है, CO की डिस्टेंस फाइंड आउट करनी है। तो मुझे यहां पर सबसे पहले ये सेंट्रोइड वाला कॉन्सेप्ट अप्लाई करना पड़ेगा। और जब हम सेंट्रोइड वाला कॉन्सेप्ट अप्लाई करते हैं तो कॉन्सेप्ट क्या कहता है, देखिएगा। सबसे पहले हम यहां पर AD फाइंड आउट करते हैं। क्या फाइंड आउट करते हैं? AD। अगर मैं AD की बात करता हूं तो AD AO का, यहां पर जैसे AD की अगर हम बात करते हैं तो AD क्या होगा? दिस इज अ परपेंडिकुलर, एंड परपेंडिकुलर इक्वल्स होता है हाइपोटेनियस स्क्वायर माइनस बेस स्क्वायर, दैट इज AB स्क्वायर माइनस BD स्क्वायर। तो यहां पर AB जो है वो AB कितना है आपका? L, दैट इज L स्क्वायर। BD कितना हो जाएगा आपका? L/2, दैट इज L स्क्वायर बाय 4। तो ये हो जाएगा आपका 3L स्क्वायर बाय 4, ठीक है। और यहां से अगर हम AD की बात करते हैं तो AD हो जाएगा √3/2 इंटू L। ये आपका AD आ गया। लेकिन मुझे फाइंड आउट क्या करना है? AO। तो अगर मैं AO को फाइंड आउट करता हूं तो AO क्या है? AO है आपका 2/3 ऑफ AD। ऐसे निकालते हैं रेशियो। AO का पार्ट कितना है? 2। टोटल रेशियो कितना है? 2:1। तो यहां पर जो ये 2 पार्ट है तो AO निकालना है तो AO का पार्ट 2 अपॉन सम ऑफ रेशियो इनटू टोटल लेंथ AD। और जब यहां पर हम AD की वैल्यू पुट करते हैं देन AD क्या हो जाएगा? √3/2L, देन √3 से 3 टाइम गया, देन दिस इज L/√3। तो ये वैल्यू किसकी आ गई? हमारी AO की। किसकी वैल्यू आ गई है? हमारी AO की। तो देयरफॉर अब यहां अगर हम बात करें तो AO इक्वल्स टू BO इक्वल्स टू CO इक्वल्स टू L/√3। ये हो गया हमारा। ओके, अब ये डिस्टेंस मुझे फाइंड आउट करनी थी, ये डिस्टेंस मैंने फाइंड आउट कर ली। अब देखिएगा, ये जो चार्ज है, ये चार्ज इस सेंट्रोइड पर जो चार्ज है, दोनों लाइक नेचर है, इस पर फोर्स किधर अप्लाई करेगा? इस डायरेक्शन में। इस डायरेक्शन में अप्लाई करेगा, रिपल्सन फोर्स लगाएगा। ये वाला जो चार्ज है ये इस पर फोर्स अप्लाई करेगा इस डायरेक्शन में। ये वाला जो चार्ज है ये इस पर फोर्स अप्लाई करेगा इस डायरेक्शन में। करेगा नहीं करेगा? ठीक है, तो ये किस किस डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई करेंगे? ये वाला चार्ज इस पर फोर्स अप्लाई करेगा इस डायरेक्शन में, ये इस डायरेक्शन में, और ये इस डायरेक्शन। तीनों की फोर्सेस की डायरेक्शन अलग अलग है। तो अब ना तो मैं इन्हें ऐड कर सकता हूं, ना इन्हें मैं सब्सट्रैक्ट कर सकता हूं। तो मैं सबसे पहले क्या करता हूं, देखो FB और FC जो मुझे 2 फोर्सेस दिए हुए हैं, इन 2 फोर्सेस का रिजल्टेंट देखता हूं और इस रिजल्टेंट को मैं मान लेता हूं FA'। क्या मान लेता हूं मैं इसको? FA'। तो अगर हम यहां पर FA' की बात करते हैं तो FA' में जब निकालूंगा तो अंडर रूट या पैरेललोग्राम में लॉ लगाता हूं तो FA' इक्वल्स टू हो जाएगा आपका FB स्क्वायर प्लस FC स्क्वायर प्लस 2FB FC कोस। अब ये एंगल कितना होगा? दिस एंगल इज, तो ये हो गया आपका 90, ये हो गया आपका 90 और ये हो गया आपका 60, क्योंकि इक्विलैटरल ट्रायंगल का एवरी एंगल 60 डिग्री होता है। तो अब यहां पर अगर हम बात करें तो यहां 60, 90 और 90 240 हुआ, तो रिमेनिंग एंगल कितना हो गया आपका? 120, तो यानी कोस 120। ठीक है, तो अब अगर इससे हम और सॉल्व करते हैं तो FB स्क्वायर प्लस FC स्क्वायर प्लस 2FB FC और कोस 20 की वैल्यू 120 की वैल्यू होती है -1/2, 2 से 2 कैंसिल हो गया। अच्छा, अब अगर हम FB और FC की बात करते हैं, इसको भी थोड़ा समझिएगा ध्यान से। FB चार्ज कौन है? Q। इधर चार्ज कौन है? कैपिटल Q। डिस्टेंस क्या होगी? सेम। देखो BO सेम है, CO भी सेम है, दैट मीन्स जो फोर्स लगने वाले हैं वो फोर्सेस दोनों सेम होंगे। FB भी सेम होगा और FC भी सेम होगा। क्यों होगा? क्योंकि इनके चार्जेस के मैग्नीट्यूड सेम है और डिस्टेंस सेम है, इसलिए FB और FC दोनों सेम होंगे। तो यहां पर मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, देखो FB स्क्वायर, FC की जगह भी FB लिख दिया और यहाँ FC की जगह FB लिखूंगा तो -FB स्क्वायर। ओके बेटा, तो FB स्क्वायर से FB स्क्वायर कैंसिल, तो FA' इक्वल्स टू आ गया मेरा FB। यानी इस FA' की वैल्यू किसके इक्वल होने वाली है? FB के इक्वल होने वाली है। ठीक है, तो अब यहां पर जब हम आगे इसको सॉल्व आउट करते हैं तो आगे सॉल्व आउट करने में देखिएगा FA' इक्वल्स टू हो गया आपका FB। यहां तक हम पहुंच चुके हैं।
अब मैं यहां पर देख रहा हूं कि ये जो एफ ए है, ये एफ ए किस किस के बीच का फोर्स है, ए से इस Q1 से Q के बीच का फोर्स, और जो आपका एफ ए डैश है वो किस किस के बीच का फोर्स है, इनका रिजल्टेंट फोर्स। तो अगर मैं इसको इवेल्युएट करता हूं तो अब देखिएगा, अगर मैं एफ ए निकालता हूं तो एफ ए क्या होगा, के क्यू क्यू बाय यहां से यहां तक की डिस्टेंस, दिस इज ए ओ स्क्वायर, और ए ओ स्क्वायर क्या है मेरा, एल बाय रूट 3 का होल स्क्वायर। और अगर मैं एफ ए डैश निकालता हूं, क्या निकालता हूं मैं, एफ ए डैश, तो एफ ए डैश जब मैं निकालूंगा यहां पर, या एफ बी जब मैं निकालूंगा, तो एफ ए डैश है एफ बी के इक्वल, तो एफ बी भी क्या होगा, देखो भाई एफ बी दिस इज के क्यू क्यू अपॉन एल बाय रूट 3 का होल स्क्वायर। तो क्या दिख रहा है यहां पर, एफ ए और एफ ए डैश मैग्नीट्यूड में तो सेम है लेकिन डायरेक्शन में अपोजिट हैं, और जब ये मैग्नीट्यूड में सेम और डायरेक्शन में अपोजिट होंगे देन दे आर कैंसिल आउट विद ईच अदर, और अगर ये कैंसिल आउट हो गया तो इसका मतलब जो सेंट्रोइड है एफ ओ, इस सेंट्रोइड एफ ओ पर जो रिजल्टेंट फोर्स की वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, 0 आएगी। तो दिस इज योर न्यू कॉन्सेप्ट, ये आपका एक नया न्यूमेरिकल आ गया जिसमें हमने एक नया कॉन्सेप्ट अप्लाई किया सेंट्रोइड वाला। तो बेटा सुपरपोजिशन प्रिंसिपल में हमें सिर्फ इतना सा ध्यान रखना है कि यहां पर हमें सबसे पहले तो ये देखना है कि किसी एक पर्टिकुलर चार्ज पर अदर चार्जेस फोर्स अप्लाई कर रहे हैं। अगर अदर चार्जेस फोर्स अप्लाई कर रहे हैं तो मैनी टू वन का कॉन्सेप्ट पकड़ना है, और मैनी टू वन का कॉन्सेप्ट पकड़ने के बाद में फिर हमें सुपरपोजिशन लॉ को अप्लाई करना है। सुपरपोजिशन लॉ में भी मैंने आप लोगों को बताया कि अगर चार्जेस सेम है, डिस्टेंस सेम है, तो आप पहले डायरेक्शंस को देख लो, और अगर चार्जेस डिफरेंट है या चार्जेस आइडेंटिकल है, डिस्टेंस डिफरेंट है, तो पहले आप क्या इवेल्युएट कर लो, फोर्सेस को इवेल्युएट कर दो, और फिर उनकी डायरेक्शंस को इवेल्युएट करो और उनका फिर अलजेब्रिक सम कर दीजिए। तो ये आपका सुपरपोजिशन प्रिंसिपल होगा, और इसी सुपरपोजिशन प्रिंसिपल से रिलेटेड ये कुछ क्वेश्चंस हम लोगों ने आज की क्लास में किए। ओके बेटा, थैंक